हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ साइकोलॉजी। आखिरकार जो मनोविज्ञान की विधियाँ कितनी हैं और किस किस टाइप का है और कितनी प्रकार की विधियाँ हैं और इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, आज वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे। दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड। थर्ड जिसे परीक्षण विधि भी कहा जाता है। थर्ड क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। उसका नेक्स्ट है सर्वे मेथड। उसका नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल मेथड। फिर उसके बाद है क्रॉस सेक्शनल मेथड। फिर नेक्स्ट है क्रॉस कल्चर मेथड। क्रॉस सेक्शनल मेथड और क्रॉस कल्चर मेथड में दोनों में अंतर है, तो ये मत सोचिएगा क्रॉस कल्चर और क्रॉस सेक्शनल मेथड दोनों एक ही है, नहीं, दोनों अलग अलग है। और इसमें सेक्शनल का बात है, उसमें कल्चर का बात किया जा रहा है। और नेक्स्ट जो आठवां पॉइंट है वो है क्लिनिकल्स और केस स्टडी। नेक्स्ट है फील्ड स्टडी मेथड। फिर नेक्स्ट है कोरिलेशनल मेथड जिसे कहते हैं। और अंतिम मेथड क्या है, तो मेटा एनालिसिस मेथड। ये सब का उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, तो मनोविज्ञान में। पहला इंट्रोस्पेक्शन मेथड जिसे सब्जेक्टिव मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो अंत निरीक्षण विधि या आत्मगत परीक्षण विधि भी कहा। इंट्रोस्पेक्शन आखिरकार होता क्या है, तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने भीतर की अनुभूति का स्वयं निरीक्षण करता है और इसे ही अंत निरीक्षण कहा जाता है। किसने किया है, विल्हेम वुंट और उनके शिष्य। किनके शिष्य, तो विल्हेम वुंट के जो शिष्य है वो कौन है, तो टिचनर है। ये दोनों ने इसमें अपना योगदान दिया और इन दोनों के द्वारा ही एक स्कूल का निर्माण हुआ। तो वो स्कूल कौन सा है, तो संरचनावाद नामक स्कूल की स्थापना किया गया। निरीक्षण विधि में जो व्यक्ति होते हैं उनके चेतन अनुभूति का अध्ययन किया जाता है। तीन तत्व कौन कौन से हैं, तो संवेदना है, भाव है, प्रतिमा है। और इसी तत्व, ये तीन जो तत्व है, इसी तत्व के अनुसार ही इसमें देखकर उसके चेतन अनुभूतियों की कुछ खास बातें को अध्ययन किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं किसमें, तो अंत निरीक्षण विधि के अंतर्गत इसमें यह देखना है कि यदि कोई व्यक्ति है उसके उजले बाल देख के वो दुखद भाव करता है। इसमें भाव की बात आई, देखिए दुखद भाव करता है। और कभी कभी वो अपने दादी के जो बाल पक गए हैं तो उसके बारे में भी वह सोच के या दुखद अनुभव करता है। और उनकी याद, जबकि वो मर गई है, तो इसमें संवेदना, प्रतिमा, इमेजिनेशन की बात आई कि वो उनकी याद आ गई मुझे कि उनकी बाल पकी हुई थी। तो इस निश्चित रूप में अंत निरीक्षण का उदाहरण हुआ इसमें। तो यही जो तीन तत्व है, संवेदना, भाव, अप्रतिमा, के कारण ही ये अगर तीनों है उपलब्ध उस चीज़ में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे अंत निरीक्षण विधि कहेंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है अपने सिर के बाल को देखकर कहता है कि उसे अधिक उजले बाल हो गए हैं, तो ये अंत निरीक्षण के अंदर नहीं आएगा, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन निरीक्षण के अंतर्गत तभी आएगा जब ये तीनों तत्व उसके अंदर शामिल होंगे। अब देखेंगे कि टिचनर ने भी इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में कुछ बातें बताई हैं। बोले हैं कि जो अंत निरीक्षण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, किसी प्रकार का पूर्वग्रह या पक्षपात की भावना ना हो उसमें। और टिचनर ने यह भी बताया कि व्यक्ति को अपने ध्यान अवधान की जो प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। टिचनर ने यह भी बोला है या बताए गए हैं कि व्यक्ति जो होता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से तेज तरार हो, उसमें थकान तथा मानसिक ऊब इत्यादि का भाव नहीं हो। किसके अंतर्गत, तो अंत निरीक्षण विधि के अंदर। और उन्होंने यह भी बताया कि अंत निरीक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें अभिरुचि हो तथा उसकी चिंतन प्रक्रिया शांत हो। ये किसने कहा, तो ये टिचनर ने कहा। 1980 के द्वारा इन्होंने अपना बताया। जो विलियम वुंट ने कहा था उसमें तीन संवेदना तत्वों का बात किया गया। तो संवेदना, भाव, अप्रतिमा के अंतर्गत ही अंत निरीक्षण का विधि का अध्ययन किया जाता है। और टिचनर ने कहा है कि इसमें पहला चीज़ तो उसमें पक्षपात की भावना उत्पन्न ना हो। दूसरा चीज़ यह बताया है कि उसमें ध्यान और या फिर अवधान में पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा यह होना चाहिए कि शारीरिक और मानसिक तेज तरार फ्रेश माइंड होना चाहिए, उसका थकान या मानसिक ऊब का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। चौथा यह बताया है कि उसमें अभिरुचि तथा उनकी चिंतन प्रतिक्रिया भी शांत होनी चाहिए। ये किसने कहा, तो ये टिचनर ने कहा है। अंत निरीक्षण विधि के अंतर्गत ये दो बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑब्जर्वेशन मेथड जिसे परीक्षण विधि कहा जाता है। इसमें
सबसे पहला योगदान किनका रहा है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में वाटसन का, जैसे कि आप लोग नाम सुने ही होंगे, व्यवहारवाद के संस्थापक हैं। कौन है, तो वाटसन। व्यवहारवाद की बात ज़रूर आएगी, तो इसीलिए जो वाटसन है, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में किया गया। इस विधि, जो परीक्षण विधि के द्वारा, इसमें किसी व्यक्ति या प्राणी के व्यवहारों का निरीक्षण, भाव के परीक्षण कर अवलोकन किया जाता है। इसमें अवलोकन के आधार पर वह एक विशेष रिपोर्ट तैयार करता है। इसका विश्लेषण कर उस प्राणी के व्यवहारों के बारे में जानने की कोशिश करती है। और जो ऑब्जर्वेशन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, तो एक सहभागी परीक्षण और एक असहभागी परीक्षण, एक स्वाभाविक परीक्षण। सहभागी परीक्षण उसे कहते हैं जिसमें जो ये विधि है उसमें परीक्षण, जो व्यक्ति व्यवहारों में हाथ बटाकर, या फिर जैसे कि कोई काम कर रहा कोई व्यक्ति और उसका हमको परीक्षण भी करना है, तो वो जो कार्य कर रहा है तो उसमें हम हाथ बटाएंगे, चलो हम भी ये थोड़ा सा तुम्हारे हेल्प कर देते हैं तो वो व्यक्ति को नहीं पता कि वो उसका ऑब्जर्वेशन कर, उसका अध्ययन कर रहा है कि आखिर। तो इस तरह का जो सहभागी परीक्षण, उसके हाथ बटाने के या फिर उसके कोई कार्य साथ में करते हुए उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सहभागी परीक्षण। और असहभागी परीक्षण उसे कहते हैं जिसमें उन व्यक्तियों को हाथ ना बटाकर उसे छिप कर या दूर हो। एग्जाम्पल देते हैं आपको, जब हमें बच्चों पर परीक्षण करना है, अध्ययन करना है, तो देखेंगे जो बच्चा है कबड्डी खेल रहा है, जब तक उसको पता नहीं होता कि उसका कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा था, वो हर तरह की एक्टिविटीज़ करता है। उसे नहीं पता, वो हर तरह की एक्टिविटीज़ करेगा और उसे पता चल जाता है, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेता है। तो असहभागी परीक्षण उसे कहते हैं जो दूर से या फिर उसकी नज़र से हट के छुप कर परीक्षण करता है, उसे असहभागी परीक्षण कहते हैं। अस्वाभाविक परीक्षण उसे कहते हैं जो इसमें विशेषकर पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। किसमें, स्वाभाविक परीक्षण में। इस तरह के जो परीक्षण होते हैं उसमें मनोवैज्ञानिक बंदरों, मक्खियों, चींटियों इत्यादि के व्यवहार के अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग स्वाभाविक परीक्षण कहते हैं। स्वाभाविक परीक्षण में आप लोग देखेंगे कि आक्रामकता, प्यार, सामाजिक संगठन जैसे व्यवहारों का भी अध्ययन करते हैं। किसमें, तो स्वाभाविक परीक्षण में। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। ऑब्जर्वेशन मेथड आप लोग को समझ में आया होगा, जो कि परीक्षण मेथड इसे कहते हैं, विधि कहते हैं। परीक्षण विधि में सबसे पहले नाम किनका आता है, तो वाटसन का आता है, और जो कि व्यवहारवाद का संस्थापक भी रह चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि, जिसे एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है। आखिरकार एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक विधि है क्या, तो प्रयोगात्मक विधि उस विधि को कहा जाता है जिसका अध्ययन प्रयोग होता है। अब प्रश्न आपके मन में यह उठता होगा कि प्रयोग किसे कहते हैं, तो प्रयोग उसे कहते हैं जब किसी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया को किसी नियंत्रण अवस्था में या क्रमबद्ध अध्ययन या परीक्षण करना ही प्रयोग कहलाता है। अब आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा, जब व्यवहार अध्ययन होगा तो उसमें वेरिएबल के माध्यम से किया जाएगा, तो यह भी प्रश्न आपके मन में उठता होगा, चर किसे कहते हैं, तो चर उसे कहते हैं, वेरिएबल जिसे कहते हैं चर उसे कहते हैं जब किसी घटना, परिस्थिति, व्यक्ति का गुण होता है और उसमें परिवर्तनशील होता है। उसे वैज्ञानिक अर्थ में चर वैसी घटना को कहा जाता है जब परिस्थिति, व्यक्ति का गुण होता है जो मापने योग्य हो, जिसे हम लोग मापा जा सकते हैं। जिस चीज़ को हम लोग माप सकते हैं उसे चर कहते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि प्रयोगात्मक विधि के अंदर जो चर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो मनोवैज्ञानिक प्रयोग में चर 3 तरह के होते हैं। पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा है कंट्रोल वेरिएबल, जिसे हिंदी में स्वतंत्र चर, आश्रित चर और नियंत्रण चर कहा जाता है। अब तो जानी गए कि स्वतंत्र चर किसे कहते हैं। स्वतंत्र चर उसे कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो जोड़ तोड़ कर किसी चीज़ का अध्ययन किया जा सकता है, या फिर दूसरी तरह से अगर समझे तो इसमें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होता है। किसमें, स्वतंत्र चर में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अब आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। नाम से ही स्पष्ट हो रहा, डिपेंडेंट किसी चीज़ पे आधारित रहना या उस चीज़ को पुनर्कथन करना चाहता है फिर भी नहीं कर पाता, किसी पे डिपेंड रहना, तो वो चर को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। कंट्रोल वेरिएबल उसे कहते हैं जो बैलेंस करके दोनों चरों को रखता है। तो चलिए इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई भी प्रयोगकर्ता यह देखना चाहता है कि सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है, और यह भी देखता है कि सीखने की जो प्रक्रिया के बारे में जो पुनर्कथन करना चाहता है
उसे आश्रित चर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, पुरस्कार पर कैसा पड़ता है। तो आश्रित चर पर देखेंगे तो पुरस्कार मिलता है, और स्वतंत्र चर पर देखेंगे तो पुरस्कार में जोड़ तोड़ करेंगे कि हाँ इसको ये नहीं, इसको ऐसे किया जा सकता है, इसको वैसे किया जा सकता है। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें जोड़ तोड़ किया जा सकता है वो स्वतंत्र चर कहलाता है। आज जो जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता है और वो स्वतंत्र चर पर ही निर्भर करता है, तो उसे ही हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है सर्वे मेथड, जिसे आप लोग भी सर्वे मेथड को जानते ही होंगे। सर्वे मेथड उसे कहते हैं तो किसी आंकड़े को संग्रहित करने के लिए ये सर्वे का उपयोग किया जाता है। तो जब हम लोग कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है तो क्या करते हैं, तो सर्वे मेथड करते हैं। सर्वे मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं तो वो देखते हैं। सर्वे मेथड के अंतर्गत ये 4 जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, पहला है इंटरव्यू सर्वे, सेकंड है मेल सर्वे, थर्ड है पैनल सर्वे, फोर्थ है क्या, तो टेलीफोन सर्वे। इंटरव्यू सर्वे तो आप लोग को समझ में ही आता होगा कि इंटरव्यू सर्वे उसे पूछताछ के दौरान जब इंटरव्यूअर हमसे इंटरव्यू लेता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट करता है तो उसे इंटरव्यू के माध्यम से भी वो कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, मेल के द्वारा भी हम सर्वे कर सकते हैं। पैनल मेथड या सर्वे उसी कहते हैं। पैनल सर्वे में उस सर्वे को रखा जाता है, इसमें जो भी समस्या है उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं कम से कम 2 से 3 बार भिन्न भिन्न समय में या अंतराल उस चीज़ को फिर से दोहराता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो पैनल सर्वे कहते हैं। अब आते हैं टेलीफोन सर्वे जो होता है वो टेलीफोन कॉल कर करके आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो कि यह कम ही व्यक्तियों के पास, जो टेलीफोन तो बहुत समय ऐसा था कि टेलीफोन उपयोग नहीं था, और ये सर्वे एक तरह से काफ़ी सीमित हो चुकी है। ये सर्वे ना के बराबर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बाकी जो सर्वे है इस दौरान हम किसी चीज़ का डाटा कलेक्ट करके सर्वे किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है, तो कालानुक्रमिक विधि कहते हैं, जिसे लॉन्गिट्यूडनल मेथड कहा जाता है। इस मेथड का यह एक ऐसी शोध है जिसमें वैज्ञानिक कुछ व्यक्तियों का अध्ययन भिन्न भिन्न समयों पर उनके व्यवहार और उनके गुण में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे लॉन्गिट्यूडनल मेथड कहा जाता है। तो इसमें जो अध्ययन होता है वो बार बार भिन्न भिन्न समय अंतराल के बाद दोहराया जाता है। इस अध्ययन में कितनी बार दोहराया जाएगा, तो ये जो अध्ययन जो करता है अध्ययनकर्ता, उसके उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो मेथड है वो कब कब दोहराएगा। इसका कोई निश्चित समय या नियम नहीं है। और जो कालानुक्रमिक विधि है, इस विधि में प्रयोग विशेषकर वैसी परिस्थितियों में किया जाता है जब अध्ययनकर्ता व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर तुलना करता है या तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना चाहता है, उसी ही हम लॉन्गिट्यूडनल मेथड कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है, अनुप्रस्थ काट विधि, जिसे क्रॉस सेक्शनल मेथड कहा जाता है। इसमें क्या है, ये जो क्रॉस सेक्शनल मेथड है वो अनुक्रमिक विधि के ठीक विपरीत है, जिसका अध्ययन उस समय किया जाता है जब एक ही समय में एक साथ किया जाता है। सभी समूहों में अध्ययन करके जानने वाली व्यवहार का मापन कर आपस में तुलना करता है। इस तरह की जो विधि है कई दस्ता समूह तैयार कर उनका एक ही समय में अध्ययन किया जाता है। समय की बचत होती है, भिन्न भिन्न समूहों का चयन कर उन पर एक ही बार में आंकड़े को कलेक्ट किया जा सकता है, और इसमें धन की भी खर्च कम होती है। और जो ये विधि है इसमें काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसमें, तो क्रॉस सेक्शनल मेथड में। नेक्स्ट पॉइंट पे 7वां पॉइंट क्या है, तो इसमें है क्रॉस सांस्कृतिक विधि, जो कि क्रॉस कल्चर्स मेथड के अंतर्गत आता है, जो कि सामाजिक विज्ञान की अभिरुचि इस बात में अधिक रही है कि किस तरह से किसी सिद्धांत या नियम जो है वो संसार के सभी समाजों में पाया जाता है। तो इसके अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग किया। तो इस उपयोग है मानव शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों तथा समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा काफ़ी अधिक पाया गया है। 2 संस्कृतियों को लेकर समाज के लिए आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें एक तरह से देखेंगे, एक उदाहरण देके, तो इसमें यह कर सकते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो घर में हम लोग रहते हैं
तो उस समय देखिएगा जब मम्मी डांटी या पापा डांटे तो दोनों से बात करना बंद कर देते हैं और वही फिर बच्चे जाके अपने दादा दादी में सहज रूप हो के सहज तरीका से उसे अपनी बात को स्पष्ट तरीका से बताते हैं कि ऐसे हुआ, इस तरह से मम्मी बोली, इस तरह से पापा बोले। तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस कल्चर के रूप में देखा जाता है। संबंध मधुर हो जाती है कि दोनों में एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम बढ़ जाता है। और इसी तरह के संस्कृतियों से आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं और उनका विश्लेषण करने के बाद यह पता चलता है कि जो माता पिता और उसके बच्चे में विभेद होने पर सिर्फ उनके संस्कृतियों में ही माता पिता नहीं, बाकी उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उसमें भी स्नेह बढ़ जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे तो क्रॉस कल्चर मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट में क्या कहा गया तो नैदानिक या केस अध्ययन विधि कहा जाता है। इसमें क्लिनिकल या फिर केस स्टडी उसे कहा जाता है जो बचपना अवस्था से लेके अभी तक के अध्ययन किया जाता है कि उसके जीवन में क्या हुआ, किस तरह से हुआ, बचपना अवस्था में उसका पालन पोषण, जन्म अवस्था में क्या था, गर्भ अवस्था में क्या था। तो ये एक नैदानिक, जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं उसे सुधार करने के लिए और रोगी के रोगात्मक लक्षणों को पहचान कर उसके कारणों का पता लगाने में काफ़ी सहयोगी होता है। कौन सा तो क्लिनिकल्स और केस स्टडी मेथड। केस स्टडी से ही आप लोग समझ में आ रहा होगा, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन से लेके पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट कंडीशन कैसा है, किस तरह से रहा था, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। नाम से लेके हर चीज़, माँ बाप क्या है, उसके नाना नानी कहाँ, उसके दोस्ताना कैसा रहा, स्कूल की शिक्षा किस तरह से रहे, वो किससे ज़्यादा अटैच रहे, ये सब आएगा। केस स्टडी मेथड होता ना, इसके अंतर्गत प्रेजेंट पास प्राइमरी ये तीनों चीज़ आएगी। तो इसे आप ध्यानपूर्वक से ध्यान रखेंगे कि केस स्टडी उसे कहते हैं जो गर्भ अवस्था से लेके अभी तक की जो चल रही है, प्रेजेंट में क्या है, किस तरह से कंडीशन है, उसे ही हम लोग एक केस स्टडी मेथड के द्वारा ही हम लोग इसमें उसकी जानकारी को प्राप्त करेंगे और किसी सटीक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। उसे ही हम लोग नैदानिक या केस अध्ययन विधि कहा जाता है या स्टडी मेथड, जो कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा कि यह एक तरह का परीक्षण विधि की तरह ही है या ये स्वाभाविक परीक्षण विधि के अंतर्गत आता है जो कि फील्ड से रिलेटेड है। इसमें जो परीक्षण प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन करता है जो कि बाहरी हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, दफ्तर हो, स्कूल है या इसमें व्यवहार को ही अध्ययन करते हैं। किसमें तो फील्ड स्टडी मेथड के द्वारा ही हम। और एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, जो फील्ड स्टडी मेथड जो होता है उसमें जोड़ तोड़ नहीं किया जाता, बल्कि उसका हूबहू ठीक उसी तरह से और उसी रूप में अध्ययन करते जिस रूप में वो घटित होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे तो उसे कहेंगे क्षेत्र अध्ययन विधि, जो कि पॉइंट है सहसंबंधात्मक विधि, कोरिलेशनल मेथड जिसे कहते हैं। इसमें इस विधि का अध्ययन बहुत सारी ऐसे परिस्थितियों में होती है जिसमें प्रयोगकर्ता शोध करना संभव। सैंपल ले लेते हैं, क्या तनाव से बीमारी होती है, क्या धूम्रपान से कैंसर होती है, क्या मेरिजुआना से उसका सेवन करने से शैक्षिक निष्पादन में कमी होती है। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो किसी न किसी रूप में अध्ययन प्रयोगात्मक शोध से न करके इस विधि के द्वारा किया जाता है। वो दो चरों के बीच के संबंध का मात्रा या दिशा को बताता है। धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो धनात्मक में दो चर को दिशा में परिवर्तित होती है, जो कि अध्ययन के आधार से यह पता चलता है कि तनाव तथा बीमारी के बीच साधारण धनात्मक सहसंबंध है, जो कि तनाव बढ़ा तभी बीमारी हुई इस तरह, या फिर तनाव कम होने से बीमारी कम हो जाती है। इस तरह से हम उसमें संबंध स्थापित या सहसंबंध की बात करें तो इसी तरह से उसमें संबंध स्थापित करके ही हम उसका अध्ययन करेंगे। ये प्रयोगात्मक रूप से नहीं होगा, ये सहसंबंध के द्वारा ही इस विधि का अध्ययन करेंगे। मेथड का ये अंतिम विधि है जो कि मेटा विश्लेषण है, जिसे मेटा एनालिसिस कहा जाता है। इसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मेटा जो विश्लेषण है ये काफ़ी लोकप्रिय विधि के रूप में उपयोग किया जाता है। मेटा विश्लेषण एक ऐसी जटिल सांख्यिकी विधि जिसमें शोधकर्ता किसी टॉपिक पर कई अलग अलग अध्ययनों को संयोजित करके किसी परिकल्पना कहें या हाइपोथेसिस को समर्थन स्थापित करने की कोशिश करता है। किसमें तो मेटा विश्लेषण के अंतर्गत। मेटा विश्लेषण में इसमें जो शोध करता है वो अपनी मनमानी करता है, अध्ययनों को जानबूझकर छेड़ता है और अपने विश्लेषण में शामिल कर लेता है जो कम विश्वसनीयता होती है। और ये जो मेटा एनालिसिस है विजुअल क्वालिटीज़ पर कम ध्यान देता है।
और ये जो अध्ययन है वो कहीं ना कहीं स्टैटिकल एनालिसिस पर आधारित होता है और इसका थोड़ा सा ही अतिक्रमण होने पर एनालिसिस पर परिणाम अवैध हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे तो मेटा विश्लेषण कहा जाता है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग, जो मेटा विश्लेषण है वो वह वैधता मतलब एक्सटर्नल वैलिडिटी में काफ़ी अधिक देखी जाती है और इसका उपयोग भी बाहरी मतलब एक्सटर्नल वह वैधता पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है इसमें। ये ध्यान से कि वुंड का अलग कहना और टिचनर का अलग कहना इंट्रोस्पेक्शंस मेथड के द्वारा, ये सब फिर ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड, एक बार आप अगर समझ जाएंगे ना तो ये भूलने की आवश्यकता नहीं, ये दिमाग में ताउम्र के लिए सेट हो जाएगा। आशा करती हूँ कि मेरा जो समझाया हुआ टॉपिक है आप लोग को पसंद आया हो। इसी प्रकार से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।